नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए हो जाइए फटाफट तैयार, बिल्कुल, क्योंकि आज का जो टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी से है और टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो चलिए आज के इन प्रश्नों को देख लिया जाए मेरे दोस्त। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कह रहा है कि वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है, वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब में निकाल दिया जाता है। कह रहा विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन डी है। ठीक है, द विटामिन विच जनरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन बाय ह्यूमन इज। ठीक है, यानी खुशी खुशी नहीं निकाल दिया जाता है। अब पेशाब द्वारा विटामिन कुछ जो निकल जाता है वो कौन सा विटामिन होता है, समझ रहे हैं। कह रहा विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर, अर्थात विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी होती है जो कि यूरिन द्वारा क्या की जाती है, निकाल दी जाती है। देखिए विटामिन सी जो होती है इसे स्कारबिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कारबिक एसिड भी कहते हैं। और यह जल में घुलनशील होती है, वाटर में घुलनशील है, क्योंकि वाटर में घुलनशील बी और सी ही है। ठीक है, आप जानते ही हैं। और दैनिक आवश्यकता से अधिक होने पर ये विटामिन अवशोषित तथा संचित नहीं होते हैं। कौन? विटामिन सी। ठीक है, और प्रायः मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्यक्ति में विटामिन B6, ये B6 है मेरे दोस्त, कौन सी? B6। व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग होता है B6 की कमी के कारण? कह रहा है रक्तस्राव होता है कि रिकेट्स होता है कि अरक्तता होता है कि काली जीभ रोग। काली जीभ रोग, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कॉजेज हीमोरैगस, ठीक है, कि रिकेट्स, कि एनीमिया, कि ब्लैक टंग डिजीज। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, बताइए, फटाक से बता दीजिए। आप लोग देख रहे हैं आप कितना यह क्वेश्चन जो है सस्पेंस में डालने वाला आपको क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, मैं बताता हूं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सी, एनीमिया। ठीक है, अरक्तता। आप ध्यान से रखिएगा, यहाँ के को नहीं जोड़िएगा। यहाँ B6 आप जाकर के देख लीजिएगा कि बी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, कि B1, B2, B3, B5, B6, B12 कई प्रकार के होते हैं। तो B6 के कारण कौन सा रोग? एनीमिया होता है मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में हम आपको बता दें। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। यह विटामिन प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, किसमें? प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से प्रोटीन उपापचय बाधित हो जाता है तथा हीमोग्लोबिन एवं अन्य रुधिर घटकों की भी कमी हो जाती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अरक्तता, अर्थात एनीमिया कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं एनीमिया दोस्त? जब हीमोग्लोबिन और अन्य रुधिर घटकों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, कह रहा है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? आप जान रहे हैं, ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग की कमी से होता है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है विटामिन सी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग, समझ रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ग्लोमेरुलर निस्यंदन, ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंद में समानतः नहीं होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नॉट कंटेन नॉर्मली। ठीक है, समानतः क्या नहीं होता है? कह रहा है ग्लूकोज की, सोडियम की, क्रिएटिनिन की, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ सोडियम क्लोराइड दे रखा है, सोडियम, क्रिएटिनिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर फटाक से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त डी, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ग्लोमेरुलर निस्यंद में समानतः क्या नहीं होता है? एल्ब्यूमिन नहीं होता है। अब देखिए एल्ब्यूमिन नहीं होता, हम आपको बता दें ग्लोमेरुलर जो निस्यंद होता है इसमें विभिन्न वैद्युत अपघट्य जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन आदि, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल, विटामिन,
और यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि उपस्थित होते हैं। ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। परंतु बड़े आकार के कण जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। एल्बुमिन जो कि एक प्रोटीन है, एल्बुमिन एक प्रकार की क्या है? एल्बुमिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रुधिर प्लाज्मा में होती है। यह सामान्यतः ग्लोमेरुलर निस्यंद में नहीं होता है। ठीक है, यह किसमें? ग्लोमेरुलर निस्यंद में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्त कह रहा है कि हेनले लूप पाई जाती है। हेनले लूप पाई जाती है, कह रहा है कि हेनले लूप इस फाउंड इन, कह रहा है किसमें? फेफड़े में, कि हृदय में, कि यकृत में, कि वृक्क में। ठीक है, कि हेनले लूप लंग में होती है, कि हार्ट में होती है, कि लीवर में, कि किडनी में, किस में होता है भाई? हेनले लूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? हेनले लूप किस में पाई जाती है? तो डी इज द राइट आंसर। किस में पाई जाती है? किडनी, अर्थात किसमें? वृक्क में पाई जाती है हेनले लूप। अब हेनले लूप क्या है? हेनले लूप जो है वृक्क का भाग होता है। किसका? किडनी का ही भाग होता है हेनले लूप। ठीक है, यह किडनी में परासरण नियंत्रण तथा मूत्र को सांद्र बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, कि किसमें? किडनी में परासरण नियंत्रण तथा मूत्र को सांद्र बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस लूप का विकास पक्षी तथा स्तनधारी में ही हुआ है। यह मेढक तथा मछलियों में एब्सेंट होता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, देखिए यहाँ विटामिनों के कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये विटामिन जो एस्कॉर्बिक एसिड है क्या है? विटामिन का नाम है। कह रहा है एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन ए है, कि विटामिन डी है, कि विटामिन सी है, कि विटामिन के है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, विटामिन सी। अब आप जानते हैं कि जो नाम है ए बी सी डी ई और के, तो आप जानते हैं एक फार्मूला रथ एक टाफी, रथ एक टाफी, आप फार्मूला जानते हैं। देखिए ए का नाम है रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, बी का है थाइमिन, और सी का है एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है काइमोट्रिप्सिन घटक है। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? देख लीजिए और बता दीजिए फटाक से। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? कह रहा है पित्त का, कि अग्नाशयी रस का, कि लार का, कि गैस्ट्रिक रस का। काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? जी बिल्कुल, कई लोग तो भाई मैं देखता हूं सब लोगों की कमेंट बहुत जोरदार होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अग्नाशयी रस। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? पैंक्रियाटिक जूस, अर्थात पैंक्रियास का ये घटक है। ठीक है, क्योंकि काइमोट्रिप्सिन अग्नाशयी रस में ही उपस्थित होता है। यह छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अर्थात ये आप कह सकते हैं कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्त? ठीक है, कह रहा है प्रोटीन है, कि विटामिन है, कि कार्बोहाइड्रेट है, कि लिपिड्स है। तो शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, मेजर सोर्स कह रहा है। ठीक है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कह रहा है प्रोटीन्स है, कि विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, की लिपिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है बिल्कुल, कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका सामान जो आप जानते हैं कि इसमें जो घटक होते हैं CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन चो, समझ रहे हैं। फिर वसा का ये ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किया जाता है। ठीक है, और सबसे अंतिम चरण में प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है सी, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। अब देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। कौन सा बंध है भाई कार्बोहाइड्रेट में पाया जाने वाला? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा पेप्टाइड है, कि एस्टर है, कि फास्फोडाइएस्टर है, कि ग्लाइकोसाइडिक है। द टाइप ऑफ लिंकेज फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट इज। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है, बताइए फटाफट। देखिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, ठीक है, मज़ा आ रहा है, तो एक जोरदार आप लोग कमेंट भी कर दिया करें बीच बीच में, ठीक है। चलिए देखिए, पेप्टाइड ईस्टर है कि फास्फोडाइस्टर है कि ग्लाइकोसाइडिक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है ग्लाइकोसाइडिक, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हैं, ठीक है, द इंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, ठीक है। तो इसका क्या है अंतिम उत्पाद भाई, इसको आप थोड़ा सा बता दीजिए भाई, इसका अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। क्योंकि हमारे जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जटिल रूप में होता है, ठीक है। सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से अपनी इकाइयों अर्थात मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जैसे अब कहें सुक्रोज तो डाइसैकेराइड है, C12H22O11 है, डाइसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड में टूटेगा तो C6H12O6, समझ रहे हैं, मोनोसैकेराइड में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज सभी मोनोसैकेराइड हैं, समझ रहे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेट सभी क्या है? ये मोनोसैकेराइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 12 नंबर, 1 दर्जन नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एबनर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। एबनर ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। एबनर ग्लैंड कहाँ होती है भाई, बताइए। कह रहा है अग्नाशय में होती है कि खाद्य नलिका में कि जिह्वा की सतह पर कि एसेंडिंग कोलोन में, किस में होती है एबनर ग्रंथियां, ठीक है, पैंक्रियाज, ओइसोफाइगस, टंग सरफेस, एसेंडिंग कोलोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर बताइए फटाक से, ठीक है। एबनर ग्रंथियां कहाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, टंग सरफेस, ठीक है, जिह्वा की सतह पर होती है, एबनर ग्लैंड्स होती हैं। अभी क्या होती हैं मैं बताता हूं कि एबनर ग्रंथियां जिह्वा की सतह पर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां जिह्वा की सर्कमओलेट, जिह्वा की कहां? सर्कमओलेट तथा फोलिएट पैपिली पर पाई जाती हैं। सर्कमओलेट तथा फोलिएट पैपिली पर पाई जाती हैं, जो सीरस तथा लिंगुअल लाइपेज का श्रवण करती हैं। सीरस और तथा लिंगुअल लाइपेज का क्या करती हैं? श्रवण करती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, ठीक है, यानी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है? ब्रिक किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, ठीक है, बताना है। कह रहा है कि न्यूरॉन है कि नेफ्रॉन है कि ग्लोमेरुलस है कि पेल्विस है। तो इसका राइट आंसर क्या है? किडनी की इकाई क्या है भाई? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? इसका राइट आंसर है बी, नेफ्रॉन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है भाई? नेफ्रॉन, ठीक है। देखिए ब्रिक की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन ही होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। अब प्रत्येक किडनी में लगभग 1 मिलियन, कितना? 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन, समझ रहे हैं। और नेफ्रॉन में कई भाग होते हैं, जैसे हो गया बाउमेंस कैप्सूल हो गया, PCT और DCT, लूप ऑफ हेनले और CT, समझ रहे हैं, ये सारे भाग हैं इसके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है, ऐसा कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है मैमेलियन किडनी सर्व टू एक्सक्रीट, ठीक है। तो देख लीजिए और बताइए इसका फटाक से इसका आंसर क्या होगा। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना होता है? कह रहा है अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल का उत्सर्जन करता है कि अत्यधिक लवण जल तथा अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करता है? अत्यधिक जल यूरिया तथा अमीनो अम्ल का, कुपरी में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अत्यधिक लवण यूरिया तथा जल, एक्सेस साल्ट यूरिया एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में कौन रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतया सबसे अधिक मात्रा यूरिया ले जाती है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स, कौन सी ब्लड वेसल होती है इन मैमल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, मतलब यूरिया सबसे ज़्यादा मात्रा में ले जाती है, ठीक है। कह रहा है कि यकृत सिरा होता है कि यकृत निवाहिका सिरा होता है कि वृक्कीय सिरा होता है कि यकृत धमनी। कह रहा है हिपैटिक वेन कि हिपैटिक पोर्टल वेन कि रीनल वेन कि हेपेटिक आर्टरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर फटाक से बता दीजिए। इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर है हिपैटिक वेन, ठीक है। यकृत सिरा होती है जो सबसे ज़्यादा ले जाती है, ठीक है, यूरिया। देखिए अब बात करें अगर हम, जो लीवर होता है, लीवर में ऑर्निथिन चक्र होता है, ऑर्निथिन चक्र होता है, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल।
और इसी के द्वारा बनी हुई यूरिया यकृत सिरा अर्थात हिपैटिक वेन द्वारा यकृत से वृक्क में जाती है। ठीक है, कहाँ से? लीवर से किडनी में जाती है। अतः जो यकृत सिरा होती है, ठीक है, यकृत सिरा जो हिपैटिक वेन होती है, इसमें यूरिया की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और जबकि रीनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। किसमें? रीनल वेन में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है, हिपैटिक वेन में यूरिया की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? ठीक है, फटाफट थोड़ा सा वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए भाई, जिससे थोड़ा सा ऊर्जा आ जाए। फटाफट वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें अब क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? कह रहा है फुफ्फुसी सिरा में, कि विकृत धमनी में, कि यकृत निवाहिका सिरा में, विकृत सिरा में, पल्मोनरी वेन्स, रीनल आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन, रीनल वेन। अभी मैंने बताया भाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बता दीजिए अभी फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है रीनल वेन्स। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रीनल वेन, विकृत सिरा में यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ भी हम बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रूस किनारा स्थित होता है, ब्रूस बॉर्डर आकर इन किस में होता है भाई? ब्रूस बॉर्डर। ठीक है, ब्रूस बॉर्डर किस में होता है ऐसा कह रहा है। ठीक है, ब्रूस बॉर्डर किस में होता है ऐसा कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन भाई, स्लाइड लगता है गायब हो गई। ठीक है, 18 नंबर आ गया डायरेक्ट। तो किस में होता है ब्रूस बॉर्डर? इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है कि बोमेंस कैप्सूल में, कि पीसीटी में प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, पीसीटी में, कि डीसीटी में, ठीक है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, की लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फटाक से बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी, पीसीटी में। ठीक है, किसमें? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल सॉरी दूरस्थ नहीं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर की तरफ कह रहा है मानव आहार नाल के किस भाग में एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइड प्रावस्था रहती है? मानव आहार नाल के किस भाग में एंटमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइड प्रावस्था रहती है? कह रहा है कोलन में रहती है, कि यकृत में, या कामाशय की मलाशय में। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन ट्रोफोजॉइट ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका लाइव? कोलोन, लीवर, स्टोमच और रेक्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है कोलोन। इज द राइट आंसर। कहाँ होते हैं? कोलोन में होते हैं। अगर हम बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका की दो मुख्य अवस्थाएं होती हैं। एक तो आप जानते हैं मैग्ना और दूसरी माइन्यूटा। ठीक है, मैग्ना और माइन्यूटा। ठीक है, माइन्यूटा जो मैग्ना होती है इसे ट्रोफोजॉइट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रोफोजॉइट। और यह रोगजनक अवस्था होती है, ट्रोफोजॉइट या मैग्ना। ठीक है, जो कि मनुष्य की आहार नाल की बड़ी आंत में अर्थात कोलन में होती है। ठीक है, कोलन में कलाओं में उपस्थित होता है और यहीं पर यह क्या उत्पन्न करता है? घाव उत्पन्न करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। पोडोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? पोडोसाइट सेल आर फाउंड इन, कह रहा है वृक्क में पाई जाती हैं, कि यकृत में, कि वृषण में, कि अंडाशय में। ठीक है, पोडोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? ठीक है, बता दीजिए कहाँ होती हैं पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है पोडोसाइट सेल कहाँ पाई जाती हैं भाई? किडनी में पाई जाती हैं, अर्थात वृक्क में पाई जाती हैं पोडोसाइट सेल। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है जल तथा सोडियम आयन का पुनर्वशोषण एक साथ होता है। ठीक है, जल तथा सोडियम आयन का पुनर्वशोषण एक साथ होता है। कह रहा बोमेंस आउटपुट में, पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप के आरोही हिस्से में। कह रहा द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टुगेदर आकर इन किस में होता है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से बताइए। ठीक है, कह रहा बाउमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर है पीसीटी। ठीक है, क्या है? पीसीटी, अर्थात बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका अर्थात पीसीटी। ठीक है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के ग्लोमेरुलर निस्यंद का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा में तुलनात्मक रूप में होता है। कह रहा है किसमें तुलनात्मक रूप में होता है? ठीक है, समीपस्थ कुंडली नलिका के ग्लोमेरुलर निस्यंद का रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक रूप में होता है। कह रहा है कि आइसोटोनिक यूरिन होता है, कि हाइपोटोनिक यूरिन, कि हाइपरटोनिक, कि नन ऑफ दीज। ठीक है, द ग्लोमेरुलर कंटेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल
इन कंपेरिजन विथ ब्लड प्लाज्मा इज, ठीक है, कैसा होता है ब्लड प्लाज्मा, आइसोटोनिक होता है कि हाइपोटोनिक कि हाइपरटोनिक, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आइसोटोनिक यूरिन, ठीक है, आइसोटोनिक यूरिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है किडनीज आर विटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, किडनी आर विटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी बिकॉज दे हेल्प इन, ठीक है, किडनी, देखिए इसका मतलब क्या है? वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है। वृक्क क्या है? एक जैव प्रमुख अंग है, क्योंकि वह सहायक होता है, किसमें सहायक होता है? किडनी एक जैव प्रमुख अंग है जो किसमें सहायक होता है? किडनी। कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ऑल ऑफ दीज फंक्शन, ठीक है, कि क्योंकि किडनी द्वारा कह रहा है कि सभी कार्य होते हैं, कि ये रेगुलेशन ऑफ अर्थात शरीर में द्रव के नियमन से है, कि अम्ल क्षार संतुलन के नियमन से है, ठीक है, कि उपापचयी अपशिष्टों के निष्कासन से है, कि सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज फंक्शन, ठीक है, किडनी द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर का क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न से कौन सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? निम्न में से कौन सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है? ठीक है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट पोटेंट वासो कंस्ट्रक्टर इन आवर बॉडी, ठीक है। कह रहा है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कॉर्टिसोल, एंजियोटेंसिन सेकेंड और एसिटाइल कोलाइन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए एक बार फटाफट। थोड़ा सा देखिए संख्या थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और संख्या बढ़ा दीजिए तो मज़ा आ जाए भाई, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊर्जा हमारी भी समाप्त होने लगती है कभी कभी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से ऊर्जावान होइए और देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या? एंजियोटेंसिन सेकेंड है, सबसे शक्तिशाली वाहिका संकुचक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये क्या है भाई। देखिए एंजियोटेंसिन सेकेंड जो होता है, हम आपको बता दें कि यह रुधिर वाहिनियों को संकुचित करता है तथा रुधिर दाब को भी बढ़ाता है, समझ रहे हैं, अतः इसे वाहिका संकुचक भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या कह रहा है? कह रहा है रेनिन का स्रावण होता है। रेनिन का स्रावण कहाँ होता है? रेनिन इज सिक्रीटेड बाय, कह रहा है कि रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेल्स इन द मैकुला डेंसा, सेल्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, सेल्स इन द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, और अगला कह रहा है जक्सटैग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है सघन मैकुला में स्थित कोशिकाओं द्वारा, समीपस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा, दूरस्थ नलिका में स्थित कोशिकाओं द्वारा, गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है डी इज द राइट आंसर, गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा। रेनिन का स्रावण होता है किसके द्वारा? गुच्छासन कोशिकाओं द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? कह यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है, ठीक है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय, किसके द्वारा होता है? क्या? नाइट्रोजन चक्र द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा, कि ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डी, ऑर्निथिन साइकिल द्वारा, ठीक है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर में कह रहा है ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है मुख गुहा से प्रारंभ होता है, कि आमाशय से प्रारंभ होता है, कि छोटी आंत से, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एट विच प्लेस डाइजेस्टिव ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स, ठीक है। कह रहा है बक्कल कैविटी, कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, की नन ऑफ दीज, ठीक है। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से प्रारंभ होता है? बता दीजिए। क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है मेरे दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो चलिए इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन भी होते हैं, ठीक है, लिख देंगे मुख गुहा से होता है, सर कैसे होता है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ दीज। ग्लूकोज का पाचन किस जगह से होता है? नन ऑफ दीज, इनमें से कौन नहीं, न मुख गुहा से, न आमाशय से, न छोटी आंत से। तो होता कहाँ से? मैं बताता हूँ। देखिए इसका होबा ही नहीं करता है। देखिए हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? मोनोसैकेराइड है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड, जो डाइसैकेराइड तथा मोनोसैकेराइड के रूप में होते हैं। किसके रूप में? पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के रूप में होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होते हैं सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे C6H12O6, ठीक है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज का तो फार्मूला है मोनोसैकेराइड, समझ रहे हैं। इनका कोई पाचन नहीं होता मोनोसैकेराइड का, समझ रहे हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, अतः इनका पाचन नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में शुरू होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता
होता है? आप समझिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा में। कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया CHO, जहाँ इससे पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, समझ रहे हैं, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड। लेकिन ये किस रूप में है? मोनोसेकेराइड। क्योंकि हम आपको बता दें वो टूट जाते हैं छोटे छोटे अंगों में, जब टूट गए तब उनका कहाँ से होगा? वो तो अवशोषित कर लिए जाते हैं, समझ रहे हैं। और छोटी आंत में देखिए, हम आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? बक्कल कैविटी में शुरू होता है तथा छोटी आंत में पूर्ण होता है। ठीक है, कहाँ पूर्ण होता है कार्बोहाइड्रेट का? छोटी आंत में। इसके अंतर्गत एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीसेकेराइड, जैसे मंड हो गया, समझ रहे हैं, मंड, और डाइसेकेराइड में, तथा डाइसेकेराइड सरल मोनोसेकेराइड अणुओं में टूटते हैं। अंततः पचा हुआ भोजन आंत की दीवार में स्थित रुधिर वाहिनियों में अवशोषित हो जाता है। ये रुधिर वाहिनियों में डायरेक्ट क्या होता है? अवशोषित हो जाता है, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आप सोचेंगे इसमें कुछ टाइम ज़्यादा चला गया, लेकिन मैं समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है। यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य है। कह रहा है कौन सा कार्य है? कह रहा है ऊतक लयन, प्रोटीनों का पाचन, ग्लाइकोजिनेसिस और लवण संतुलन बनाए रखना। ठीक है, कि लीवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन। ठीक है, कह रहा हिस्टोलाइसिस है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स है, ग्लाइकोजिनेसिस है, कि मेंटेनिंग साल्ट बैलेंस है। ठीक है, यकृत का उनमें से एक कार्य कौन सा है? बहुत कार्य करता है, इनमें से भी एक कार्य यकृत का क्या है? बता दीजिए, फटाक से बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजिनेसिस। सी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उपापचय का प्रमुख केंद्र यकृत होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का प्रमुख केंद्र कौन होता है? लीवर होता है। कार्बोहाइड्रेट के जो उपापचय से संबंधित चरण इस प्रकार के होते हैं, जैसे ग्लाइकोजिनेसिस है। ग्लाइकोजिनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज से किसमें? यानी ग्लाइकोजिनेसिस में ग्लूकोज से किसमें? ठीक है, ग्लाइकोजन का निर्माण होता है जब ग्लूकोज से, तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ये कार्य किसका होता है? यकृत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब, हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? कह रहा है फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है, रक्त शर्करा का स्तर स्थायी हो जाता है, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडार पूर्ण हो जाता है, प्रोटीन का अंतर्ग्रहण अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण जब पूर्ण हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है? जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? कह रहा है इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है? किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ग्लूकोज का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, कि प्रोटीन का नहीं होता है, कि वसी अम्ल का, कि ये सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर से एक बार कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हम ला करके आपके सामने खड़े हो गए। भैया अब बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आप लोग सोचेंगे वही ग्लूकोज तभी बताए हैं, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा डी। ये सभी का पाचन मुख गुहा से नहीं होता है, ना तो प्रोटीन का, ना तो ग्लूकोज का, ना तो वसी अम्ल का। समझ रहे हैं? तो होता किसका है मैं बताता हूँ भी, समझ रहे हैं? देखिए, मुख ग्रंथियों द्वारा, प्रमुख लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में टाइलिन नामक मंड जो स्टार्च होता है, पाचक एंजाइम होता है। समझ रहे हैं? टाइलिन जो मंड को माल्टोज में तोड़ता है। किसको? स्टार्च को। किसमें तोड़ता है? मंड में। तो किसका पाचन शुरू होता है? स्टार्च का। समझ रहे हैं? अब स्टार्च यहाँ है नहीं है ना, समझ रहे हैं? स्टार्च का जो स्टार्च को किसमें तोड़ता है? मंड को माल्टोज में तोड़ता है। इसके अतिरिक्त लार के जिह्वा ग्रंथियों द्वारा स्रावित अंश में जिह्वा लाइपेज यानी लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम भी होता है, जो भोजन में उपस्थित वसा को वसी अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित कर देता है। समझ रहे हैं? प्रोटीन के पाचन की क्रिया स्टोमक में प्रारंभ होती है। प्रोटीन की पाचन क्रिया कहाँ से होती है? स्टोमक में प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया हो। चलिए 31 की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन? 31 नंबर का इसको भी देख लीजिए। कह रहा है पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है? ठीक है, कह रहा पित्त होता है, कि गैस्ट्रिक रस होता है, कि लार अग्नाशयी रस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम, यानी पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है? मतलब किसके द्वारा एंजाइम का स्राव नहीं होता है? कह रहा पित्त के द्वारा, गैस्ट्रिक रस के द्वारा, कि लार के द्वारा, अग्नाशयी रस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ए, पित्त। ठीक है, पित्त, बाइल। समझ रहे हैं?
बाइल इज द राइट आंसर, क्योंकि पित्त एंजाइम रहित पाचक रस होता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है बाइल में, फिर भी ये पित्त पाचन में संबंधित कई कार्य करता है, जैसे अम्लों का उदासीनीकरण, वसा का एमल्सीकरण, लाइपेज का सक्रियण, वसीय अम्लों का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण भी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर कह रहा है लाइसोजाइम पाया जाता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा भागा जा रहा है, समझ रहे हैं दोस्त। लाइसोजाइम पाया जाता है, कह रहा है किसमें, आंसू में, पसीने में, कि लार में, उपयुक्त सभी में। लाइसोजाइम कह रहा है टीयर में पाया जाता है, कि स्वीट में, कि सलाइवा में, आलाप देवभव। ठीक है, बता दीजिए फटाक से कमेंट बढ़ाइए, बताइए, आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लाइसोजाइम किसमें पाया जाता है, सभी में, पसीने में, आंसू में और सलाइवा सभी में पाया जाता है, समझ रहे हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कशेरुकी, हैट्सचेक, नेफ्रीडियम किसमें पाए जाते हैं। कह रहा है हैट्सचेक नेफ्रीडियम इज फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, हैट्सचेक नेफ्रीडियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर कह रहा है बेलेनोग्लासस में, कि हार्डमानिया में, कि बोट्रिलस में, बोट्राइलस में, कि एम्फिऑक्सस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डी एम्फिऑक्सस में। ठीक है, एम्फिऑक्सस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, कह रहा है आमाशय के द्वारा होता है, कि अग्नाशय के द्वारा होता है, कि यकृत के द्वारा, कि लीवर कुहन की दरारें। ठीक है, स्टोमक, पैंक्रियाज, लीवर, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, बता दीजिए, फटाक से बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, तो मैं आपको बता दूं, जी बिल्कुल 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 बी, कई लोगों के उत्तर जा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, पैंक्रियाज द्वारा, किसके द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है, पैंक्रियाज के द्वारा, क्योंकि ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैंक्रियाज है, इसमें पैंक्रियाटिक जूस से स्रावित होता है, समझ रहे हैं। अग्नाशयी रस रंगहीन, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है रंगहीन होता है, क्षारीय द्रव होता है, समझ रहे हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में करता है, यह एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन के रूप में स्रावित होता है। आंत में पहुंचने पर यह छोटी आंत से स्रावित एंटीरोकाइनेज एंजाइम द्वारा सक्रिय ट्रिप्सिन में भी परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है खाद्य के अवशोषण में कौन से आयन की आवश्यकता होती है। देखिए टिपिकल क्वेश्चन है, विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, खाद्य के अवशोषण में कौन से आयन की आवश्यकता होती है। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको देखिए, खाद्य अवशोषण में कौन से आयन की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर है सी, सोडियम आयन की आवश्यकता होती है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद किसका है, यूरिक एसिड इज चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन। ठीक है, कह रहा है इंसेक्ट का है, कि बर्ड का, कि बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड, की एम्फीबियंस। ठीक है, यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद किसका है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है बोथ इंसेक्ट एंड बर्ड। जी हाँ, सी इज द राइट आंसर। दोनों कीटों तथा पक्षियों में यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है। अब देखिए, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है, और यह स्थलीय आवास का अनुकूलन होता है, स्थलीय आवास का अनुकूलन होता है। ठीक है, यह सबसे कम विषैला होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जंतु को यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है, जैसे सरीसृप हो गया, बर्ड हो गया, कीट हो गया, ये सभी यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है वयस्क शशक के वृक्क होते हैं, द किडनी ऑफ एडल्ट रैबिट आर, यानी रैबिट की किडनी कैसी होती है। कह रहा ऑपिस्थोनेफ्रस, की प्रोनेफ्रस, की मीजोनेफ्रस, मेटानेफ्रस, कैसी होती है भाई किडनी, रैबिट की किडनी कैसी होती है, यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, रैबिट की किडनी कैसी होती है आपको बताता है। देखिए रैबिट किस में आता है, स्तनधारी में आता है ना, तो स्तनधारी की किडनी कैसी होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट आंसर होगा डी, मेटानेफ्रस। ठीक है, कैसी होती है, मेटानेफ्रस होती है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। वह शशक के वृक्क कैसे होते हैं, मेटानेफ्रस। देखिए जो ये शशक मैंने बताया स्तनधारी है, इसकी किडनी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। ठीक है, यह सबसे विकसित प्रकार की किडनी होती है, कौन, मेटानेफ्रिक। और मेटानेफ्रिक किडनी सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी वर्ग के प्राणियों में पाई जाती है, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी के प्राणियों में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। एक बार और जो भी लोग लाइक नहीं किए हुए वीडियो को एक बार फटाक से भाई लाइक कर दीजिए, तो थोड़ा सा और मजा आ जाए। ठीक है, चलिए मजा ही मजा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना क्या कहलाता है, मूत्र के साथ बड़ी मात्रा में प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होना क्या कहलाता है। लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन विथ यूरिन इज नोन एज, क्या कहलाता है। कह रहा है डाउन सिंड्रोम कहलाता है, कि डायबिटीज इंसिपिडस कहलाता है, कि कीटोन्यूरिया कहलाता है,
कि नेफ्रोटोइक सिंड्रोम कहलाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या कहलाता है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताइए भाई। इसका राइट आंसर देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कीटोन्यूरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन्यूरिया कहलाता है। जो कीटोन्यूरिया होती है यह वह अवस्था है जब मूत्र के साथ प्लाज्मा प्रोटीन का क्षय होने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? कीटोन्यूरिया। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, मतलब भूखा उखा व्रत व्रत रह रहे हैं, समझ रहे हैं, उस समय होता है। सबसे पहले संचित जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर वसा, फिर प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है धीरे धीरे, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ, ठीक है, सब म्यूकोसा के किस भाग में पाई जाती हैं? देखिए कह रहा है कि ओइसोफाइगस, आमाशय, ड्यूडेनम, रेक्टम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम इज द राइट आंसर। अब देखिए कैसे ड्यूडेनम इज द राइट आंसर हो गया भाई, ठीक है। देखिए सी इज द राइट आंसर ड्यूडेनम। ब्रूनर्स ग्रंथियां आहार नाल की छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ड्यूडेनम भाग में पाई जाती हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियां आहार नाल की दीवार के सब म्यूकोसा स्तर में ही होती है। कहाँ होती है? सब म्यूकोसा स्तर में होती है, जबकि आहार नाल की अन्य सभी ग्रंथियां म्यूकोसा स्तर में पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां क्या कह रहा है? कह रहा है कोरी चक्र। कौन चक्र भैया? कोरी चक्र, न तो सुदर्शन चक्र, कुछ नहीं। कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? समझ रहे हैं, कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? कोरी साइकिल स्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन, कह रहा है पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन, पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज, पेशी ग्लाइकोजन तथा रक्त ग्लूकोज, पेशी लैक्टिक अम्ल तथा पारुविक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, ठीक है। पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लाइकोजन के मध्य संबंध स्थापित करता है कौन चक्र? कोरी चक्र, ठीक है। तो दोस्त आप लोगों को यह इस प्रकार का जो रिवीजन चल रहा है कैसा लग रहा है? ठीक है कि आप लोग एक बार तड़ातड़ एक बार जोरदार कमेंट करके एक बार बता दीजिए कि क्या इसी प्रकार से बिल्कुल चलते रहें जब तक आपकी परीक्षा ना हो, तो मैं बिल्कुल निरंतर इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस लेकर के चलता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का भी लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।